चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे फोकस करते हैं। जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ के हमारे साथ फिरोज अजीज मौजूद हैं। फिरोज, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। इस वक्त चर्चा का विषय और पूरे बाजार का ज़्यादातर डिस्कशन पॉइंट जो है वो एआई ने और आईटी ने खींचा हुआ है। एक चैलेंजिंग फेज था और ये बीते इस फरवरी के महीने में वो एंथ्रोपिक की एआई टूल, ऑटोमेशन टूल के बाद जो थी, हमने वॉल स्ट्रीट पे पेन देखा, हमने इंडियन मार्केट्स में ये आईटी पर पेन देखा। पर कल इन्फोसिस का एंथ्रोपिक के साथ कोलैबोरेशन, आप लोगों ने अपनी डेस्क पे बैठकर आपकी टीम ने क्या डिस्कशन किया? नाउ अंडर दिस चेंज सर्कमस्टेंसेस आप लोग आईटी को कैसे पिक कर रहे हैं इस वक्त, या फिर क्या सोच रखते हैं आईटी पर? बिल्कुल सर, देखिए आईटी इंडस्ट्री इंडिया की ने काफी रेजिलियंस दिखाया है इतने सालों में और एजिलिटी भी दिखाई है। मेरा ये मानना है कि क्या ग्रोथ और डिफरेंट पाथ्स लेने पड़ेंगे। 100% पाथ सेम नहीं हो सकता जो करंटली है। यूएस की भी एग्जैजुरेशंस बहुत होती हैं इन टर्म्स ऑफ वो क्या डिलीवर करते हैं, और जैसे एंथ्रोपिक की बात करें तो सबको रिप्लेस कर लेगा, राइट? ये काफी बार कर चुके हैं। यूएस की आईटी हमेशा इसको मोमेंटम मार्केटिंग करती है। फॉर एग्जांपल, थोड़े साल पहले तक मेटावर्स एंड ऑल और बियॉन्ड हो गया। न्यूयॉर्क के जो टाइम स्क्वायर की होर्डिंगें बिक रही थी वर्चुअल वर्ल्ड में अरबों रुपए में। सो व्हाट हैपेंस इज, आज कोई नहीं यूज कर रहा, वो गॉगल पहन के मीटिंग करेंगे। ये मैं यूएस गया था तो कहते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज दे एग्जैजुरेट, बी इट वेब 3, बी इट क्रिप्टो, बी इट टेक्नोलॉजी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आई थिंक आईटी इंडस्ट्री एजाइल होगी और उसको अपने आप से ज्यादा प्यार है तो वो अपनी मोल्ड करेगी इन द न्यू डायनामिक्स। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज बिन लाइक दैट। वन पॉइंट टू, अब बहुत सारे टेक्नोलॉजी काउंटर्स में परफॉर्मेंस अच्छी आई थी तो उसमें मेरे 15-17 शॉर्ट टर्म एफआईआईस की लिस्ट बनाई मैंने बहुत रिसर्च करके। उनकी ओनरशिप जो भी स्टॉक में ज्यादा होती है तो वो बढ़ भी अच्छा जाता है, और जब कोई भी खबर आती है वो बेरहमी से फेंक देते हैं उस स्टॉक को। उसकी ओनरशिप आप आज भी खुद भी कोई भी कैलकुलेट कर सकता है अगर थोड़ी मेहनत करे तो। ब्लूमबर्ग पे फीचर्स हैं जो पूरी फैक्ट शीट्स, दुनिया की फैक्ट शीट को कंसोलिडेट करके आपको ये बोल सकता है ये 400 शेयर रिलायंस के किसके पास है, इंस्टी पे है तो। सो दीज वर स्टॉक्स व्हिच हैड वेरी हाई ownership of these 15-17 names, which I call the short term FIIs. So that's point 2. Point 3, अगर और गिरावट आती है मेरे हिसाब से उनकी वैल्यूएशन रीजनेबल है, दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, ये हो गया हमारा आईटी पे बात। पर फिरोज जी, अब हमें एक लॉ ऑफ ग्रेविटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो चलने के बाद, इतने बड़े अच्छे रिटर्न्स देने के बाद, अब सबके डिस्कशन पॉइंट में दूसरे पायदान पे आ रही है, वो है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स इस प्राइस पर भी क्या आपको रीजनेबली प्राइस लगते हैं, अंडर प्राइस लगते हैं वर्सेस इन कंपैरिजन विद द प्राइवेट बैंक्स? अब आपका 1250 का एसबीआई हो गया पोस्ट नंबर्स, अब नंबर्स वाकई बहुत शानदार थे। मल्टी ईयर हाई, डेकेड हाई जब आपको पीएसयू बैंक्स में दिखाई दे रहे हैं, क्या आप लोग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं क्या अभी? देखिए, पीएसयू बैंक्स क्या आज भी वो अंडरवैल्यूड हैं? अंडरवैल्यूड हैं अगर वो प्राइवेट बैंक्स की तरह बर्ताव करें ओवर द नेक्स्ट 5-10 इयर्स, और पीएसयू की स्ट्रेंथ्स को यूज करें, ट्रस्ट एलिमेंट को यूज करें। आपने ऑफ कोर्स एक ब्रांड की बात की, वो ब्रांड इज सिनोनिमस इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू ट्रस्ट। ये रियलिटी है। अब क्या कोई ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड हो जो मोनेटाइज कर सकता है, वो इजीली मोनेटाइज कर सकता है। अगर कोई कंपनी 13-14 की पीई पे हो और उसकी फिक्स्ड एसेट्स भी काफी रीजनेबल हो, और अगर वो वैल्यू अनलॉक करने में लग जाए और नए दौर में जैसे प्रोफेशनल्स बिजनेसेस चलाते हैं उससे कुछ सीख ले और अपनी खुद की स्ट्रेंथ के साथ प्ले करे, तो ऑफ कोर्स दे वेरी चीप इन माय जजमेंट। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज टू टेक अ कॉल। अब आपने कंपनी का बात किया, आई एम नॉट सपोज्ड टू स्पीक ऑन अ कंपनी लेवल, बट उसकी सम ऑफ पार्ट्स करके देखें। देखिए, जैसे सब्सिडरीज होती हैं, उनकी सब्सिडरीज, जैसे एक सब्सिडरी एसबीआई की है तो पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन है, एएमसी इज अप फॉर एन आईपीओ। क्या उसमें एक मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन मिल सकती है? जैसे गोल्ड को यूएस ने $40 पे मार्क कर रखा है,
और 5,000 का भाव है, राइट? एक्चुअली, सो इज देयर अ मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन? यू हैव टू डू बॉटम अप। बहुत लोग रिसर्च करे बगैर रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के, और खरीदने लग जाते हैं। जिस जिस स्टॉक में 4 रिपोर्ट आती है उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। एक भी मैंने स्टडी, तो खुद की स्टडी करें, और है वैल्यू है, इफ समबडी कुड स्टडी एंड फिगर इट आउट। वो तो है ही फिरोज जी, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। गुड आफ्टरनून। अच्छा, पीएसयू बैंक्स हमने चर्चा कर लिया, आईटी बर्निंग टॉपिक कुछ सत्रों से उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट सर 18 महीनों में कुछ रिटर्न नहीं मिले हैं निफ्टी से। वो दर्द, पीड़ा, कष्ट सबके अंदर है। इस साल निफ्टी कैसे रिटर्न दे सकता है? मैडम गुड आफ्टरनून। आपने सही फरमाया कि 1.5 साल से कोई रिटर्न नहीं है। मैं कोई और भी मीडिया इंटरेक्शन में था, बोला इतनी वीकनेस कब खत्म होगी। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ना होती तो आपके दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी ने आपकी मार्केट पे आक्रमण कर दिया था 1 अगस्त को, और अगस्त के इंडिपेंडेंस डे के पहले और एक सेकंड आक्रमण 25% उसके बाद भी 1,500 पॉइंट निफ्टी पे ऊपर है हम, राइट? एक्चुअली अगर 10 साल पहले की बात होती तो 20% नीचे होते। 100% I can be reasonably assured that that's the kind of impact an attack from the US could have done to Indian capital markets. Okay, so strength है मार्केट में, ग्रेविटी ऊपर है। ग्रेविटी बहुत अच्छा शब्द वीरू सर ने यूज किया। मार्केट की ग्रेविटी ओवरऑल ऊपर है, राइट? बजट का लो जो है, बजट के दिन का लो, आई थिंक उसके नीचे मार्केट सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। मार्केट कर जो भी सकती है, कोई खबर आती है तो मार्केट 5% गिर सकती है, वहां सस्टेन करेगी कि नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। जाएगी कि नहीं वो कोई नहीं कह सकता। कोई खबर आ जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब हो जाए, जा सकती है ऑफकोर्स, बट क्या वहां सस्टेन कर सकती है? मेरे हिसाब से नहीं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसपे मुझे बड़ा दुख होता है, लोग अंग्रेजी में बोलते हैं यूएस इज अ सेफर मार्केट देन इंडिया। ओके, एक्चुअली यूएस की S&P 500 की क्लोजिंग वैल्यूज को आप एक्सेल शीट में लास्ट ईयर डालें, और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन एक्सेल शीट कैलकुलेट करने में एक बटन में कैलकुलेट होती है। 18% की रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी है, और इंडिया की निफ्टी की 50 स्टॉक होते वक्त भी 10 गुना कम स्टॉक्स है। S&P 500 से 600 पिप्स कम है। 11.72% इज द रियलाइज्ड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ निफ्टी। बट मैं किससे बात करता हूं, बोलते हैं इतना रिस्की है मार्केट। इससे कम रिस्क नहीं हुआ है। 25 साल की रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करें। अंग्रेजी में तो जो मर्जी आदमी बोल दे, मैथमेटिक्स विल डिसाइड व्हाट्स राइट। पूरा पैराडॉक्स बताया फिरोज जी आपने, अगर जिंदा रहे तो मर जाएंगे। क्योंकि ये जो आपने कहा कि मूड मॉल है, इनफैक्ट स्ट्रेंथ है मार्केट की, तो कहीं ना कहीं हिम्मत तो आई है आपकी बातों से। लेकिन बड़ा सवाल फिरोज जी वही उठता है कि पैसे बनेंगे फिर कैसे मार्केट में? कौन सा स्पेस आपको हायर कन्विक्शन देता है कि हाँ, अगर पोर्टफोलियो को इसी तरीके से हम सेग्रीगेट करें, डाइवर्सिफाई करें, तो इन स्पेसों से अच्छी कमाई होगी? आपका कन्विक्शन किस साइड है? या मैडम बिल्कुल सही फरमाया कि ये मुद्दा तो ये है कि पैसे बनेंगे नहीं, असल बचाना था तो एफडी क्या खराब थी। मेरे हिसाब से ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स निफ्टी की मीडियन रिटर्न जो 11 है, उससे ज्यादा आने की संभावना 90-95% है। 1 सेकंड, पैसे बनेंगे कहां? इक्विलिब्रियम सा है अभी भी मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में। पैसे वहां बनेंगे अगर आप डायरेक्ट इक्विटी ओनर हैं और डायरेक्ट इक्विटी का आप झुकाव रखते हैं, तो कोई भी बड़ा फंड अगर छोटे तरीके से एक स्टॉक खरीदे, स्मॉल कैप स्टॉक खरीदे, वो एंट्री एग्जिट मिल जाती है। वो स्टॉक में अगर बिजनेस अच्छा हो और लिक्विडिटी भी आए, टेल विंड ऑफ लिक्विडिटी, तो वो स्टॉक की री रेटिंग होती है। ये देखा गया। सो दैट्स वन स्ट्रेटजी फॉर डायरेक्ट इक्विटी क्लाइंट्स। ओके, अच्छा बिजनेस, स्मॉल कैप फंड में एंट्री, बड़े फंड मैनेजर की छोटी सी एंट्री, तो आप उस टेल विंड को फायदा ले सकते हैं। रहा सवाल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों का, मेरे हिसाब से जो लास्ट ईयर म्यूचुअल फंडों ने निफ्टी को बीट नहीं कर पाए क्योंकि ब्रॉडर मार्केट खराब थी, इस साल म्यूचुअल फंड्स निफ्टी को 3-4% से बीट करेंगे, और टोटल रिटर्न 15% कमाने की उम्मीद है। और निफ्टी कहां जाएगी ये मैं कह रहा हूं, इस फाइनेंशियल ईयर के टारगेट्स दिए थे 27,000, वो होते दिख नहीं रहे। एक महीना है, हो भी सकती है, बट आई थिंक 5-10% टॉलरेंस। बट आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट दिस कैलेंडर ईयर FY26 या फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट वाला शुड गिव 11-12% निफ्टी रिटर्न, जो 2,500 पॉइंट हो जाते हैं। अच्छा फिरोज जी, एक और चीज़ बात है, ये आपका जब GST का
कट हुआ था, फाइनली अगर आप देखें जब वो डिमांड उसने जिसको पुश किया, अभी Q3 के नंबर्स में, FMCG के नंबर्स में वो शायद शार्पनेस विजिबल नहीं थी, है ना, बट वो शार्पनेस वो ऑटो के नंबर में विजिबल थी। और इनफैक्ट हमारी कल डेस्क बता भी रही थी कि उस शार्पनेस को देखते हुए, डिमांड स्ट्रॉन्ग को देखते हुए, माइट भी ऑटो कंपनियां जो है एक प्राइस हाइक की तरफ बढ़े भी। अल्टीमेटली मेरा प्रश्न ये है कि जहां डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जहां पे FY26 बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोज होगा, फॉर इंस्टेंस ऑटो, आपकी क्या राय है कि अभी भी चेस करना चाहिए या फिर और ऐसा स्कोप, ऐसे किसी सेक्टर में जहां पे आपको चेस करने का स्कोप नजर आ रहा है? सर, ABC का मंत्र था ऑटो, बैंकिंग एंड कंजम्पशन। कंजम्पशन में अभी भी बहुत वैल्यू है। ऑटो की आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छी आ चुकी है। सो साल भर की निफ्टी आउट परफॉर्मेंस कठिन है ऑटो में अब। ओके, चलिए फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा श्रेया, कोई प्रश्न है आपके पास फिरोज जी के लिए तो जरूर पूछिएगा। अच्छा, अब आपने कह दिया तो फिरोज जी का एक आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से। अच्छा, मेटल की चर्चा नहीं हुई और आज मेटल ने बड़ा योगदान दिया है, तो कमोडिटी को कैसे देख रहे हैं सर, और यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू होगा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है वो अभी तक फैक्टर इन हुई नहीं है, बट बहुत ज्यादा सिक्लिकल सेक्टर है, बहुत ज्यादा बीटा है इसका, ऑलमोस्ट 1.9 का बीटा है, वन ऑफ द हाईएस्ट बीटा सेक्टर्स रिलेटिव टू निफ्टी। तो अगर इफ यू कैन वेदर द वॉलेटिलिटी तो इंडेक्स लेवल पे खरीदें, ना के स्टॉक लेवल पे, मेरा ये मानना है। अगर आपका उद्देश्य ये हो, हमारा तो यही उद्देश्य रहता है यार, निफ्टी को मैं लॉन्ग टर्म कैसे 4-5% से बीट कर लूं, तो जितना असल है उससे ज्यादा की एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाती है 8 सालों में। सो आई थिंक दिस वन सेक्टर, इफ यू कैन वेदर द वॉलेटिलिटी, विल गिव यू द एक्सेस रिटर्न ओवर निफ्टी। ओके, तो मेटल्स पे आपका पॉजिटिव व्यू। बहुत शुक्रिया फिरोज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब